हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज मैं प्रोबेबिलिटी टॉपिक का इंट्रोडक्शन ही करा रहा हूं। मैंने पिछले प्रोबेबिलिटी सीरीज में जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है, इसमें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 कराया था। ये भी इंट्रोडक्शन ही है, इसमें पार्ट 2 कराने वाला हूं। इस पार्ट में मैं आपको ये 5 नाम थोड़े से इलेबोरेट करूंगा और उसके साथ साथ कुछ डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी यानी कि जो सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस वो आपको कराऊंगा ताकि उसके आप यूज्ड टू हो जाए। उसके बाद इसके जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वो मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो एग्जाम्स में भी आते हैं, और एक एक करके हम वो सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे न्यूमेरिकली। ओके, तो अभी फिलहाल हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में ये 5 बेसिक नाम है जिससे आपको वेल नोन होना चाहिए। पहला नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि इससे पहले भी समझ लेते हैं सेट थ्योरी। सेट क्या होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर जब ये टॉपिक आता है तो ज्यादातर बच्चों को इसके बेसिक्स नहीं पता होते। बहुत छोटे से बेसिक्स हैं, ये आज के इंट्रोडक्शन क्लास में फिनिश हो जाने वाले हैं। सेट जो है ये बनाने वाले जॉर्ज कैंटर हैं, जिन्होंने ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया। जिसको जरूरत पड़ी तो इसके बारे में आप डिटेल पढ़ेंगे, 11th क्लास में ही है, पहला चैप्टर ही है सेट थ्योरी। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है या पढ़ के भूल गए हैं तो मैं आपको बता दूं, ये बेसिक्स है। इसका मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। आप उसे सेट कहते हैं। यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करेंगे और उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी में उसको फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। इसके अलावा एक व्यक्ति है जॉन वेन, एक व्यक्ति है लॉजिस्टिस्ट है और मैथमेटिशियन है जॉन वेन। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्होंने जो सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स थे, जो ऑब्जेक्ट सेट के अंदर थे, उसको इन्होंने कहा कि हम डायग्राम से दिखा सकते हैं, डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दो नाम आपको पता होने चाहिए। एक तो सेट का मतलब होता है द वेल कलेक्शन, द वेल डिफाइंड या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा जॉन वेन के बारे में पता होना चाहिए। इन्होंने रेक्टेंगल और सर्कल से मिला के इन्होंने कहा कि हम जो है वेन डायग्राम बनाएंगे, और वेन डायग्राम की जरूरत यहां प्रोबेबिलिटी में पड़ती है। तो क्या है वेन डायग्राम, इसके बारे में बता देता हूं। जैसे कि इन्होंने कहा कि एक रेक्टेंगल को हम यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, यू बोल दिया इन्होंने यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया। जैसे कि एक सर्कल है और इसको मैंने ए सेट बताया, और एक सर्कल दूसरा बना दिया, इसको मैंने बी सेट बताया। ये एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करी है वो न्यूमेरिक वैल्यू, जो कि सेट थ्योरी के अंदर यहां पर न्यूमेरिकली आपको संख्या के तौर पर दे रखी होती है। जैसे कि अगर मैं इसको बताऊं तो यूनिवर्सल सेट मान लीजिए यूनिवर्सल सेट जो है वो है एक डाई को टॉस करना, 1 2 3 4 5 6। ये एक डाई को टॉस किया, उसमें 6 बेसिक नंबर मिलते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है। अब मैं आपसे कहूं कि अगर मैं ए सेट बनाता हूं, सेट को इस कर्ली ब्रैकेट से दिखाते हैं, ए सेट बनाता हूं इवन नंबर, तो इवन नंबर कितने होंगे? तो इवन नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उसे इवन नंबर कहते हैं। 2 4 और 6। तो ए सेट बना 2 4 और 6, और बी सेट बना लेते हैं हम ओड नंबर को, तो वो बना 1 3 एंड 5, ओड नंबर 1 3 एंड 5। तो आप गौर से देखेंगे जो ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है स्टूडेंट आपके सामने, ये पूरा न्यूमेरिकल। इसमें एक डाई को टॉस किया, इवन आना 2 4 6 सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ओड नंबर आना सेट बी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी बात को डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, यानी कि 1 से लेकर 6 तक की गिनती इसी एरिया में आएगी। उसके बाद ये जो सेट ए है 2 4 6 वो इसमें आ जाएगा, 2 4 और 6, और जो 1 3 5 है ओड नंबर वो इस सेट में आ जाएगा 1 3 5। तो मेरी बात समझ में आ गई? इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, इस तरीके से नंबर्स को लिखना, ये सेट, ये वेन डायग्राम है, ये सेट है। इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं, हम समझने वाले हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। ऐसे दो इवेंट्स, जैसे कि इवेंट ए और इवेंट बी, ऐसे दो इवेंट जिनके बीच में कोई भी कॉमन वैल्यू ना हो या कॉमन एलिमेंट्स ना हो। यानी कि अगर मैं कहूं 2 4 6 और 1 3 5 में क्या कोई कॉमन है, तो अगर कॉमन नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है।
एक वक्त पे या तो ओड नंबर हो सकता है या फिर इवन नंबर हो सकता है, दोनों में से ये इवन है ये ओड है। एक वक्त पे या ओड नंबर हो सकता है या इवन नंबर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ नंबर आ जाए, इवन और ओड एक साथ नंबर बन जाए। तो ऐसी सिचुएशन, जैसे एक और एग्जांपल बता देते हैं, फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन। अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं स्टूडेंट्स, तो कॉइन पर, ये कॉइन है आपके सामने, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इनमें कोई भी कॉमन नहीं हो सकता, तो इसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ऐसा इवेंट या तो एक चीज आए तो दूसरा नहीं आ सकता, दूसरा आए तो पहला नहीं आ सकता। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, ये डाइज है, ये कॉइन है, लाइव एग्जांपल अपनी लाइफ से आप कनेक्ट करें और देखिए या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक समय पर दो, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो या तो वो पास हो सकता है या पास नहीं हो सकता, यानी फेल हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता एक ही वक्त पे एक ही स्टूडेंट पास और फेल दोनों एक साथ हो जाए, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। या तो उसे पास कंसीडर किया जाएगा, अगली क्लास में जाएगा, या फिर फेल कंसीडर किया जाएगा, उसी क्लास में रहेगा। आप कहोगे सर कंपार्टमेंट भी तो होता है, मैं कह रहा हूं एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात, आप क्लास की बात कर रहे हैं। आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, यानी कि आप मैथ्स में या साइंस में या कोई भी एक सब्जेक्ट में, या तो सब्जेक्ट में पास हो गए, उस सब्जेक्ट से निकल गए, या उस सब्जेक्ट में फेल हो गए। अब आप उसे एक टर्म्स में इंट्रोड्यूस कर लो कि सर 5 में से एक सब्जेक्ट में रह गए तो कंपार्टमेंट आ गई, मैं उस टर्म की बात भी नहीं कर रहा हूं। तो आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ में आता है स्टूडेंट्स। वैसे भी कोई डाउट हो तो खुद से आप एक बार एनालिसिस करो और वो डाउट को क्लियर भी करना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पता लगा आपको क्या होता है, ये इसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ सेट थ्योरी और वेन डायग्राम। ये एक नंबर्स होते हैं और ये आपके सामने डायग्राम। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है जिसको उसको बेसिक्स बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर एक सिंबल आता है स्टूडेंट, मैं सिंबल इंट्रोड्यूस करूंगा। यहां पर एक सिंबल आता है और वो सिंबल है यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन वो भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए जैसे कि आपके सामने ए एक सेट दे रखा है, द इवन नंबर 2 4 6, एंड बी अनदर सेट दे रखा है एक टाइप में ओड नंबर 1 3 एंड 5। तो स्टूडेंट अगर मैं इन दोनों में कहता हूं कि ए यूनियन बी निकालना है, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन, तो स्टूडेंट यूनियन कैसे निकालते हैं, सारी संख्या लिखनी है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी कि 2 4 6 1 3 5 कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार लिखना है जो एक बार आएगा 1 2 3 4 5 6, दिस इज द यूनियन। और अगर मैं स्टूडेंट कहता हूं ए इंटरसेक्शन बी, ये सिंबल जो है ये इंटरसेक्शन का है, इंटरसेक्शन, तो स्टूडेंट इंटरसेक्शन में लिखेंगे कॉमन, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन है। फिलहाल इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, खाली रह जाएगा ये। इसको हम 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से। तो आपको यूनियन और इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन होता है, यूनियन जो सारी संख्या लिखी जाती है। बिल्कुल सिंपल है। चलिए अब हम एक एक करके बातों को समझते हैं। मैंने कहा कि आपको एक इवेंट दे रखा है, उसे कहते हैं ओवरलैपिंग, है ना। क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अलावा एक आता है ओवरलैपिंग इवेंट। ओवरलैपिंग्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए उसे मैं डायग्राम से दिखाऊंगा, तो इस तरीके से दिखाऊंगा कि एक आपको दे रखा है ए सेट, एक दे रखा है बी सेट, और ए और बी को एक दूसरे को एक जगह पर ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप ये वाला जो दोनों में कॉमन है ना, ओवरलैप कर रहा है यहां से, तो इसे ओवरलैपिंग इवेंट कहते हैं बेटा। इसके लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस होगी प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी फॉर ए यूनियन बी is equal to probability for A plus probability for B minus probability for A intersection B। ये आपको रूल याद रखना है, यानी कि A में आने वाले सारे ऑब्जेक्ट वो सारे इसमें आएंगे, फिर प्लस B में आने वाले सारे ऑब्जेक्ट वो इसमें आएंगे, फिर माइनस कर दिया जाएगा स्टूडेंट जो कि इंटरसेक्शन है, यानी कि कॉमन है, A में भी आ रहा है B में भी आ रहा है, तो एक को माइनस कर दिया जाएगा। ये रूल आपको याद रखना। हम स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक से जिसका नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो मैं एक डाई का एग्जांपल ही दूंगा, यही है डाई का एग्जांपल। डाई में अगर मैं यूनिवर्सल सेट बोलता हूं तो यूनिवर्सल सेट होता है कितना, 1 2
3 4 5 6 है ना। ये एक डाई टॉस करी, इवन नंबर आया, ओड नंबर आया। ठीक है, मैं कहता हूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है जब हम, यहां पर एक और नाम याद रखना है, वो भी मैं लिख देता हूं कि अगर कहीं पर और लिखा हुआ आएगा, और इसका मतलब होता है यूनियन, इसका मतलब होता है प्लस, इसका मतलब होता है एट लीस्ट। अगर कहीं एंड लिखा हुआ दिख जाए, इसका मतलब है इंटरसेक्शन या मल्टीप्लिकेशन या फिर बोथ। कोई भी नाम क्वेश्चन में देगा तो आपको इसे सीखना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को आप समझेंगे क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 होता है। सोचो कॉमन क्या होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को अगर मैं बनाना चाहूं वेन डायग्राम के थ्रू, तो वेन डायग्राम में ये होता है आपके पास ए और ये होता है बी। ए और बी के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा यार। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, आप गौर से देख सकते हैं ए यूनियन बी, जब इंटरसेक्शन 0 आ गया तो ये तो हट ही जाना है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर ए प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर बी। दिस इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन एंड यूनियन। पेपर में आएगा, आपके क्वेश्चन में भी आएगा, आप इसे सीख लीजिए। ठीक है, दूसरा है आपके सामने और वो है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब कि इंडिपेंडेंट का नाम से ही पता लग रहा है स्वतंत्र, यानी कि वो डिपेंड नहीं है किसी और पे। इसका एग्जांपल मैं ऐसे बता सकता हूं कि मैंने 2 कॉइन टॉस करी। कितनी कॉइन टॉस करी? 2। 2 कॉइन्स आर टॉस। अगर 2 कॉइन टॉस करेंगे स्टूडेंट यहां पर, तो पहली कॉइन पर हेड आया, हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट कॉइन और सेकंड कॉइन, सेकंड कॉइन। अगर मैंने कहा पहली कॉइन पर उसका हेड आया है, तो एक टॉस करी, हेड और टेल आने के चांसेस है, हेड आ गया पहली कॉइन पे। अब उसके बाद मैंने उस कॉइन को वैसे ही रख दिया, दोबारा से कॉइन ली और अब फ्रेश स्टार्ट किया। तो स्टूडेंट अब की बार जब कॉइन टॉस करेंगे तो क्या पहली वाली कॉइन पर हेड आया, इसका इंपैक्ट दूसरी कॉइन पर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ये दूसरी कॉइन जो टॉस हो रही है ये इंडिपेंडेंट है पहली वाले से, कोई इसका डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि जब दूसरी कॉइन टॉस करेंगे तो यहां पर भी हेड और टेल आने के 50-50% चांस होंगे। जैसे कि पहली बार जब टॉस किया था तो भी वैसे ही था कि हेड आने के चांस भी 50% थे और टेल आने के चांस भी 50%। पहली बार कॉइन टॉस किया तब भी 50-50% चांस थे और हेड आ गया आपका। लेकिन दूसरी बार टॉस किया तो जरूरी नहीं है कि पहली बार हेड आया है तो दूसरी बार भी हेड आएगा। तो ये इवेंट इस इवेंट पर डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बात समझ में आती है, कॉइन का केस समझ में आता है। चलो एक और केस ले लेते हैं। अब ले लेते हैं एक बैग है, इस बैग के अंदर 1 2 3 4 रेड बॉल्स हैं, इसके अंदर 1 2 3 ब्लैक बॉल है। ठीक है, बात समझ में आती है। रेड बॉल और ब्लैक बॉल, टोटल बॉल्स कितनी दे रखी है? 7। टोटल बॉल्स कितनी दे रखी है? 7। अगर मैंने कहा कि मैंने इस बैग में हाथ डाला और एक बॉल निकाली और रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो रेड है कितनी? 4 है। रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल 4 है। टोटल बॉल कितनी है? 7 है। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7 होगी। मैंने उस बॉल को वापस इस बैग में रख दिया और मिक्स कर दिया। अब इस बैग में कितनी बॉलें हैं? इस बैग के अंदर टोटल 7 बॉलें ही हैं, रेड 4 है। दोबारा में आपसे कहता है कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो रेड बॉल तो पहले भी 4 थी, अभी भी 4 है। यानी कि अब की बार जो रेड बॉल निकली है ये पहली बार में निकली है, दूसरी बार में निकली, तो ये पहली वाली बॉल पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि यहां पर केस हो गया विद रिप्लेसमेंट, हमने वापस रख दिया। लेकिन अगर मैंने वापस नहीं रखा, पहले वाला जो इवेंट था उसमें तो रेड बॉल आई है, 4/7 प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर मैंने वापस बॉल नहीं रखी होती, बॉल को अपने हाथ में ही रखा होता और मैंने दूसरी बॉल निकाली होती, तो स्टूडेंट यहां पर 4 की जगह 3 रेड बॉल है, तो दूसरे वाले केस में 3 रेड बॉल है और टोटल बॉल भी कम हो गई 6 है। अब ये वाली प्रोबेबिलिटी डिपेंड हो गई इस पे, तो देखो यहां पर लिखा है डिपेंडेंट इवेंट्स। तो डिपेंडेंट इवेंट भी होता है
कैसे होता है, जब पहले वाले का इफेक्ट या इंपैक्ट दूसरे वाले पर पड़ जाए तो उसे डिपेंडेंट कहते हैं, जब पहले वाले का इंपैक्ट दूसरे पर नहीं पड़े तो उसे इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। ये आपको समझना होगा, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट के बाद आता है इक्वली लाइकली इवेंट। ये क्या होता है इसको समझते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट। तो स्टूडेंट इक्वली लाइकली इवेंट, इसका एग्जांपल बताया, बहुत सिंपल है, जब आने के बराबर चांसेस होते हैं। इसको एक बार कॉपी करिए या इसको पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट समझा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट समझा। अब उसके बाद बात करते हैं हम इक्वली लाइकली इवेंट की। तो इक्वली लाइकली का मतलब होता है बराबर आने के चांसेस। जैसे मैंने कहा कि आपके सामने एक बैग है और उस बैग में 1 2 3 तो रेड बॉल है, 1 2 3 ब्लैक बॉल है। ये समझा रहा हूं मैं आपको। तीसरा टॉपिक जिसका नाम है इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो बच्चे इसमें क्या करना है, देखो रेड बॉल 3 है, रेड बॉल 3 है और ब्लैक बॉल भी 3 है, टोटल बॉल जो है वो 6 है। तो आपसे पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल, रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप कहेंगे सर रेड की प्रोबेबिलिटी है 3/6। और अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6। यानी कि दोनों के इक्वल चांस है, रेड भी आ सकती है आपके हाथ में बॉल और ब्लैक भी आ सकती है। लेकिन अगर मैं इसका दूसरा केस आपके सामने लिख के दूं, इसमें रेड बॉल है आपके सामने 2 रेड और ब्लैक बॉल है आपके सामने 4। तो स्टूडेंट आप गौर से देखेंगे, अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 2/6 और ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 4/6। तो स्टूडेंट बहुत गौर से देखेंगे कि रेड आने के चांस अलग है और ब्लैक आने के चांस अलग है। अगर मैं कहूं इसमें हाथ डालें और आप निकालें, रेड आएगी तो 1 रुपया जीत जाएंगे और ब्लैक आएगी तो 1 रुपया हार जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके हारने के चांस ज्यादा है, क्योंकि ऑफ कोर्स रेड बॉल्स कम है। रेड आएगी तो हारेंगे और ब्लैक आएगी तो जीतेंगे। तो इसमें सॉरी जीतने के चांस ज्यादा है क्योंकि आपके पास ब्लैक बॉल ज्यादा है। आप जब इसमें हाथ डालेंगे, मैं फिर से लिख देता हूं थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहां पर विन करेंगे आप 1 रुपया, यहां पर लूज करेंगे आप, बोल दिया मैंने, चलो चलिए विन कर देते, लूज करेंगे हम 1 रुपया। चलो जो लिखा है उसको मान लेते हैं, कभी कभी बोली हुई बात क्लियर नहीं होती है तो लिखना जरूरी है। मैंने कहा अगर रेड बॉल आएगी तो 1 रुपया जीतेंगे और ब्लैक बॉल आएगी तो 1 रुपया हारेंगे। शुरू से शुरू करते हैं, पिछला वाला जो मैंने बोला है उसको डिलीट कर दो। अभी जो जीता है, जीतना 1 रुपया जीतोगे, रेड बॉल आएगी, 1 रुपया हारोगे, ब्लैक बॉल आएगी। अब सोचो आप हारने के चांस ज्यादा है या जीतने के चांस ज्यादा है। जब इसमें हाथ डालेंगे तो ज्यादा चांस है आपके हाथ में ब्लैक बॉल आएगी, तो हारने के चांस ज्यादा है। तो ये तो फेयर नहीं है ना, इसलिए ये इक्वली लाइकली इवेंट्स भी नहीं है। इक्वली लाइकली इवेंट्स होता है जैसे टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करते हैं। आपको पता है कितने बड़े बड़े खिलाड़ी जो होते हैं वो मैच खेलते हैं और उसमें कैसे पता लगता है कि मैच में कौन सी टीम सबसे पहले उसका डिसीजन होगा, पहले खेलेगी, तो वो पता लगता है टॉस करने से। तो टॉस करना इक्वली लाइकली इवेंट्स होता है। तो ये पता लगा इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है। उसके बाद आता है सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स। तो बेटा सिंपल का मतलब जिसमें एक वैल्यू होती है, कंपाउंड एक से ज्यादा वैल्यू होती है। जैसे मैंने कहा कि आप बताइए, आपको एक डाई टॉस करी है। चौथा केस है क्या, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स। तो बेटा इसमें आपको एक डाई टॉस करके दिखाया है। इसने एक डाई है 1 2 3 4 5 6 और आपसे कहता है ए क्या है, ए है 2 लेके आना, 2 नंबर लेके आना। तो 2 नंबर कितनी बार में आएगा, एक ही बार आएगा। और बी क्या है, बी है इवन नंबर लेके आना, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होगा, 2 4 6, 2 4 और 6। जब किसी सेट के अंदर, ये सेट है, इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होगा तो इसे सिंपल इवेंट कहेंगे, सिंपल इवेंट। और एक से ज्यादा होंगे तो इसे बोलेंगे कंपाउंड। ये छोटी छोटी सी बात है,
लेकिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं कि सिंपल इवेंट क्या होता है, कंपाउंड इवेंट क्या होता है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो समझ लिया, अब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी समझिए। इसे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी कहते हैं। मैं यहीं पर लिख दूंगा 5 नंबर, ये है लिखा हुआ, ठीक है। इसे बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। तो बच्चे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, जब यूनियन बराबर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। जैसे कि मैंने कहा कि एक डाई को टॉस किया, तो एक डाई को टॉस किया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू हो जाता है आपके सामने 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा दो इवेंट ले लेते हैं, एक इवेंट में इवन नंबर ले लेते हैं 2 4 6, और दूसरे इवेंट में ओड नंबर ले लेते हैं 1 2 3। अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकालता हूं, ए यूनियन बी, तो आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6। तो बेसिकली जो आंसर आया है वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आया है। यानी कि जब ए यूनियन बी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ही आ जाए तो उसे कहते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। एक और होता है स्टूडेंट, इसमें छठा नंबर लिख देते हैं, और वो लिख देते हैं आप क्या, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी फॉर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, इसी की बात कर लेते हैं, 2 4 6, यानी कि 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है, 3, तो 3 अपॉन में 6, टोटल नंबर 6 है। अगर मैं कहूं ए का नॉट, प्रोबेबिलिटी फॉर ए नॉट, या नॉट ए लिख लूं इसे, नॉट ए, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, तो ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर ए। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर ए मतलब कि 1 माइनस 3 अपॉन 6, और जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6 माइनस 3 अपॉन 6, दिस इज 3 अपॉन 6। तो ये है आपके पास प्रोबेबिलिटी फॉर ए नॉट। तो आप गौर से देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। ऐसे इवेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहा जाता है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है। क्या बोला, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये है आपके पास A इंटरसेक्शन B बराबर 5 और A यूनियन B बराबर नंबर ऑफ सैंपल्स। इस इवेंट को कहेंगे हम क्या, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। देखो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, खाली आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों का यूनियन निकालूंगा तो आएगा ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये देखिए आपके सामने ऐसे इवेंट जिसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या एक्सक्लूसिव इंटरसेक्शन 5 आए और एग्जॉस्टिव यानी ये यूनियन बराबर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट होप सो आपको चीजें क्लियर हुई। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत बेसिक्स है, एक दो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिखूंगा, देन उसके बाद आज का इस वीडियो लेक्चर को। हेलो गाइस, अगर वीडियो आपने यहां तक देख लिया है इसका मतलब आप सिंसियरली एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो मैं आपसे दो तीन बातें शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो मैंने सिर्फ ये वीडियोस नहीं बनाई हैं, मैंने कंप्लीट बुक राइटिंग की है, आपके लिए बुक तैयार की है। आपको कहीं बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ऐसा सैंपल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं उसे भी अपनी बुक में कवर कर रहा हूं। मैंने एक्सरसाइज यहां पर मेंशन की है, आप हर वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने एक्सरसाइज मेंशन की है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, उसका वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स मैंने एक कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके लिए तैयार किया है और भी स्टूडेंट्स के लिए मैं तैयार करता ही रहूंगा। अगर आपको सारी वीडियोस को देखना है तो आपको इस चैनल की मेंबरशिप जो कि 89 रुपीज पर मंथ में है लेनी होगी। आप अगर मेंबरशिप लेते हैं तो आपको जितनी भी वीडियो जो सिर्फ मेंबर्स के लिए है वो भी ओपन हो जाएगी और आप अपने पेपर की बेटर तैयारी कर सकते हैं। ये मैंने सबसे लो कॉस्ट अमाउंट आपके लिए रखी है। तो ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप मेरे चैनल पर जाइए, उस चैनल पर आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, आपको क्लिक करना है, वहां पर 89 रुपीज की पेमेंट करनी है और उसके बाद यहां पर चैनल में जितनी भी वीडियोस हैं जो कि सिर्फ मेंबर्स के लिए ओपन है वो सारी की सारी आपके लिए भी ओपन हो जाएगी और कंप्लीट कोर्स आप बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे और सीख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपके लिए अब मैं लेके आया हूं ये 3 बेसिक्स न्यूमेरिकल। ये सिर्फ मैं इसलिए कराना चाहता हूं क्योंकि जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे जो एग्जाम्स में आते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल की प्रोबेबिलिटी है, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं वो सारे क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। एग्जाम्स में आने वाले एक एक क्वेश्चंस को मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू और एक्सरसाइज के थ्रू कवर करने वाला हूं,
लेकिन अभी ये बिल्कुल बेसिक्स है, जिसको ये क्वेश्चंस आते हैं वो खुद से ट्राई कर ले और आंसर्स मैच कर ले। जिनको नहीं आते हैं मैं उन्हीं को सिखाना चाहता हूँ इस इंट्रोडक्शन वीडियो के थ्रू। तो आपने अभी ये पहला क्वेश्चन देखना है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शेफर्ड पैक ऑफ कार्ड। एक कार्ड निकाला गया, वेल शेफर्ड का मतलब होता है अच्छे तरह से फेंटी गई गड्डी, है ना, अच्छे तरह मिक्स करी गई गड्डी। तो अच्छे से मिक्स करी हुई गड्डी में से पत्ता निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ किंग? तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, और सीधा सीधा लिख देंगे। इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा लिख देंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स is equal to 52. We know that total king is equal to number of kings, number of kings। तो किंग्स कितने होते हैं इसमें? किंग्स होते हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी, P स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर किंग। किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ये होगी 4/52। दिस इज 4 1 एंड 4 13। तो ये आपका आंसर आ गया। पहले का बहुत सिंपल था, आपको भी आता था, लिखने का तरीका मैंने बता दिया। अगर मैं सॉल्यूशन सेकंड की बात करता हूं तो सेकंड में कहता है इन अ बॉक्स ऑफ 50 टॉर्चेस। ये आपके सामने एक बॉक्स है, इसके अंदर 50 टॉर्च दे रखी है। 18 आर नोन टू बी डिफेक्टिव। इसमें से 18 तो डिफेक्टिव है और बाकी बची जो है वो नॉन डिफेक्टिव होंगी। ऑब्वियसली बात है, कितनी बची? ये आ जाएगा आपके पास 2 और 4 में से क्या? 32 जो है वो नॉन डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव कितनी है? 18। नॉन डिफेक्टिव कितनी है? 32। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टॉर्च सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स इज नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव मतलब ये। तो आप लिखेंगे टोटल बॉल, टोटल टॉर्च, टोटल टॉर्चेस इज इक्वल टू 50 डिफेक्टिव torches is equal to 18 not defective torches is equal to 50 minus 18 यानी कि 32। now probability stand for P of not defective torch is equal to 32। नॉट डिफेक्टिव थी, टोटल 50 था। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16/25 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो होप सो आपको स्टूडेंट समझ में आ रहा है। जो फाइंड करना है वो ऊपर, जो टोटल है वो नीचे। यही सिखाना चाह रहा हूं बस मैं, और कुछ नहीं सिखाना चाह रहा, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं डायरेक्टली इसे बता दूंगा तो आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी बिहेव कैसे करता है। ये रेशो को दिखाता है, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो ऊपर, जो टोटल नंबर है वो नीचे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 18 लिखा हुआ है तो मैंने 18 ऊपर लिख लिया, ऐसा नहीं है। पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है नॉट डिफेक्टिव। तो नॉट डिफेक्टिव 32 था तो 32 को ऊपर लेना। नेक्स्ट में कहता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन टॉसिंग अ पेयर ऑफ अनबाइस्ड डाई। अनबाइस्ड मतलब कि फेयर, अनबाइस्ड का मतलब होता है फेयर डाई। तो अगर मैं कहता हूं एक अनबाइस्ड डाई को, फेयर डाई को अगर टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, NS लिख देता हूं, 36 होते हैं। एक डाइस पर टोटल सैंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 36 होते हैं। सम ऑफ डिजिट इज इक्वल, तो आप यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट इज 7। तो ऐसे कितने केस होते हैं जिसका सम 7 हो? तो पहला केस होता है 1 और 6, दोनों का सम जो है वो 7 है। दूसरा केस होता है 2 एंड 5, देखो दोनों का जोड़ जो है वो 7 है। तीसरा केस होता है 3 और 4, सम इसका भी 7 दिख रहा है। फिर 4 और 3, फिर उसके बाद 5 एंड 2, देन उसके बाद 6 एंड 1। तो यही नंबर्स होते हैं आई थिंक 1 2 3 4 5 6, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। तो कितने संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 संख्याएं होंगी। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, P लिखेंगे, P सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का सम इज 7 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 36। सॉल्व करेंगे 1/6, ये हमारा आंसर। तो होप सो स्टूडेंट आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का मैंने आपका सॉल्यूशन बताया, आप इसे कैप्चर कर लीजिए। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। देखो, बताने के लिए प्रोबेबिलिटी में बहुत कुछ था, मैंने कोशिश करी उसमें से मैं मेन बातें बताऊं, जैसे सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, वो रिप्रेजेंटेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट इवेंट्स,
ये सारे जो इवेंट्स बताए हैं या फिर एक दो क्वेश्चंस बताए हैं, ये जस्ट स्टार्ट करने का तरीका है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स बेसिक्स नहीं जानते, मुझे नहीं पता होता कि जो मेरा व्यूअर है, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो कितना जानते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं मैक्सिमम कि आपको हर बेसिक चीजें बता सकूं, लेकिन फिर भी मुझे आइडिया नहीं हो पाएगा अगर आप मुझे कमेंट करके नहीं बताएंगे कि आपको कितना आता है या और क्या चीज करानी चाहिए मुझे। आपके बताने से ही मैं इंप्रूव कर सकता हूं, ताकि मैं आपको और बेसिक्स करा सकूं। अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो वीडियो को स्किप करना आपके हाथ में होता है, आप इसके आगे के एडवांस टॉपिक पढ़ें। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, टॉपिक बहुत इजी है अगर आप उसको अच्छे से प्रॉपर करेंगे, लेकिन यही टॉपिक बहुत हार्ड हो जाएगा अगर आप इसको शॉर्टकट करके। तो होप सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली वो टॉपिक्स करेंगे जो कि एग्जाम्स में डायरेक्टली जिनके क्वेश्चंस बनते हैं।